वेलकम अगेन माय फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ महेंद्र देवंदा। हम पढ़ रहे हैं सेल बायोलॉजी और सेल बायोलॉजी में आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी अंतःप्रद्रवी जालिका की संरचना और उसके कार्यों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। अंतःप्रद्रवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम शॉर्ट में ER भी कहते हैं। ER सेल में पाए जाने वाला एक कोशिकांग है जो कि सेल में जाल के समान दिखाई देता है। यहाँ पिक्चर में हमें एक एनिमल सेल दिखाई गई है। इस एनिमल सेल में सबसे बाहर की तरफ आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये एक मेम्ब्रेन है जो चारों तरफ से इसको कवर करके रख रही है। इसके बीच में, लगभग बीच में, एक सेंटर में आपको गोलाकार संरचना दिखाई दे रही है, ये इसका न्यूक्लियस है। इसके अलावा यहाँ आपको माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म यानी केंद्रक जो इसमें द्रव्य है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, सेंट्रोसोम्स, माइक्रोफिलामेंट, लाइसोसोम, ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतःप्रद्रवी जालिका जो स्मूथ वाली जो है, वैक्यूल्स, कुछ सिक्रेटरी वेसिकल्स, गोल्जी एपरेटस, गोल्जी वेसिकल्स, क्रोमेटिन फाइबर जो कि न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, राइबोसोम्स। और जब आप न्यूक्लियस के पास में देखेंगे तो यहाँ पर एक नेट के समान, ये कोई जाल के समान जो संरचना दिखाई दे रही है, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी को इस यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है। ये है न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस के साथ में जुड़ी हुई जो ये जाल के जो समान जो संरचना है, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम अंतःप्रद्रवी जालिका कह रहे हैं। इसी के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम इसके खोज से संबंधित बात करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व बाय गार्नियर, इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था गार्नियर द्वारा 1897 में, 1897 में, एंड गिवन द नेम अर्गेस्टोप्लाज्म, और इसको नाम दिया अर्गेस्टोप्लाज्म। यानी गार्नियर द्वारा पहली बार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ऑब्जर्व किया और उन्होंने इसको नाम दिया अर्गेस्टोप्लाज्म। इन्होंने ऑब्जर्व किया था, डिस्कवर नहीं किया था। ऑब्जर्व करने का अभिप्राय ये है कि उन्होंने इसको उस समय देख लिया, लेकिन वास्तव में उसको यही नहीं पता चल रहे थे कि वो है एक सेल ऑर्गेनेल है या नहीं है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व बाय गार्नियर, गार्नियर द्वारा सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया गया था। 1897 में इन्होंने ऑब्जर्व किया एंड गिवन द नेम अर्गेस्टोप्लाज्म, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को इन्होंने अर्गेस्टोप्लाज्म नाम दिया। गार्नियर द्वारा पहली बार इसको ऑब्जर्व किया गया था। इन्होंने सिर्फ ऑब्जर्व किया, पर इन्हें वास्तव में ये नहीं पता था कि ये एक सेल ऑर्गेनेल है, एक सेल का कोशिकांग है। ER डिस्कवर्ड बाय केथ पोर्टर, जो ER को डिस्कवरी का जो श्रेय जाता है वो केथ पोर्टर द्वारा जाता है 1945 में इन्होंने ये डिस्कवर किया था। केथ पोर्टर ने ही ये बताया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सेल ऑर्गेनेल्स है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नेम गिवन बाय पोर्टर इन 1953। एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम जो शब्द है या जो नाम है वो केथ पोर्टर द्वारा ही दिया गया था 1953 में। अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स ऑफ ER इज गिवन बाय पोर्टर, क्लार्ड एंड फुलमान इन 1945। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, यानी इसकी परास संरचना है, या हम कहें कि इसकी डिटेल संरचना के बारे में जो अध्ययन किया था या उसके बारे में जो बताया था, उसमें पोर्टर, क्लॉड एंड फुलमान द्वारा बताया गया था। ER प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाई जाती है, और वो कोशिकाएं यूकैरियोटिक होनी चाहिए, यानी यूकैरियोटिक की सभी कोशिकाओं में ये पाई जाती है। लेकिन अपवाद स्वरूप मैच्योर जो RBC है, रेड ब्लड सेल्स है, उनमें यह नहीं पाई जाती है। RBC को वास्तव में एक वास्तविक सेल नहीं माना गया है, क्योंकि उसमें सेल ऑर्गेनेल नहीं पाए जाते हैं, एब्सेंट होते हैं। इसके अलावा एग में एम्ब्रियोनिक
सेल में, अर्ली एम्ब्रियोनिक जो सेल होती है उनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाई जाती है, और इसके अलावा प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती है उनमें भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाई जाती है, एब्सेंट होती है। प्रोकैरियोटिक में तो सेल ऑर्गेनेल्स पाए नहीं जाते, ये हम जानते भी हैं। नोविकोफ गिवन द नेम GERL सिस्टम टू द मेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ सेल। एक सेल के जो मेम्ब्रेन का जो सिस्टम है उसको नोविकोफ द्वारा GERL नाम दिया गया है, यानी गोल्जी, जी का मतलब हो गया गोल्जी, एंडोप्लाज्मिक E, रेटिकुलम R एंड लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स यह है, उन्होंने GERL ये सिस्टम इन सब को मिलाकर ये कहा, यानी मेम्ब्रेन से बनी हुई जो संरचनाएं हैं उनको नोविकोफ द्वारा GERL सिस्टम नाम दिया गया। यहाँ हमें डायग्राम में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमें दिखाई गई है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यह आप देख सकते हैं, जो न्यूक्लियस है उसके पास में संलग्न होती हुई ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। हम जानेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार की होती है, एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरी होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सबसे पहले तो हम इस शब्द को समझते हैं अब कि एंडो का मतलब हो गया अंदर की तरफ, और अंदर की तरफ का मतलब हो गया इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल यानी कोशिका के अंदर, और कहाँ पर, प्लाज्मिक यानी प्रोटोप्लाज्म एंड रेटिकुलम, क्योंकि ये नेटवर्क बनाते हुए पाई जाती है। यानी एक सेल में अंदर की तरफ प्रोटोप्लाज्म में स्थित नेटवर्क बनाती हुई जो संरचना होती है उसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह न्यूक्लियस के पास में पाई जाती है। एंड इन द लाइट माइक्रोस्कोप, जो लाइट माइक्रोस्कोप होता है, इट लुक्स लाइक ए नेट इन द साइटोप्लाज्म। यह साइटोप्लाज्म में एक जाल के समान दिखाई देता है, इसलिए इसको नाम देते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम इसलिए क्योंकि जाल के समान ये दिखाई देती है। इट इज़ ए मेम्ब्रेनस सिस्टम, यह एक प्रकार का मेम्ब्रेनस सिस्टम है, जो झिल्ली वाला जो तंत्र है उस प्रकार का है, इन द साइटोप्लाज्म, जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है और यह नेटवर्क बना रहा है। वास्तव में जो एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है वो एक मेम्ब्रेन की तरह होती है, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन जो है उसी तरह की ये स्ट्रक्चर होती है। इसमें हालांकि संरचना के रूप में कुछ बेसिक अंतर जरूर पाए जाते हैं, लेकिन इस तरह की हमें दिखाई देती है। दीज मेम्ब्रेन्स आर फॉर्म, ये जो मेम्ब्रेन है वो बना लेती है क्या, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। ये तीन स्ट्रक्चर्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो बना लेती है, इसलिए ये मेम्ब्रेन से अलग हो जाती है। यानी इसमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो स्ट्रक्चर बना रही है उसमें सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स पाई जाती हैं। सम पोर्शन ऑफ ER मेम्ब्रेन्स रिमेन कंटिन्यूअस विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर एनवेलप। कुछ जो एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम का कुछ पोर्शन होता है, वह जो हम यहाँ डायग्राम में जब हम देख रहे थे, ये जो न्यूक्लियस है और बाहर की तरफ होगी एक मेम्ब्रेन, तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है कुछ पार्ट इसका ये है जो मेम्ब्रेन है वहाँ तक चला जाता है। ये जो मेम्ब्रेन है यहाँ तक ये विकसित हो जाती है, इस प्रकार से इसका अरेंजमेंट पाया जाता है। तो इसका अरेंजमेंट हो गया न्यूक्लियस के एनवलप से शुरू होते हुए ये है बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है, जो सेल मेम्ब्रेन है, वहाँ तक इसका कुछ पोर्शन पाया जाता है। अगर इसकी उपस्थिति की बात करें, हालांकि ये टॉपिक हम समझ चुके हैं कि किस किस में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है, फिर भी एक बार वापस समराइज करते हैं इसको। प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, यह यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है। अपवाद में हम पढ़ चुके हैं, मैच्योर RBC और एम्ब्रियोनिक सेल में ये नहीं पाई जाती है। इन स्पर्म में, शुक्राणु में यह है प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ ओनली इन वेसिकल्स। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो सिर्फ वेसिकल्स के रूप में पाई जाती है स्पर्म में। वेल डेवलप इन प्रोटीन सिंथेसिस सेल,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर आपको स्टडी करनी है या आपको उसको आसानी से देखना है तो जो प्रोटीन संश्लेषण वाली जो कोशिकाएं हैं उनमें आप देख सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन संश्लेषण जो करती है, प्रोटीन सिंथेसिस जो सेल कर रही है, उनमें यह पूरी तरह से विकसित होती है। जैसे कि प्लाज्मा सेल, लीवर सेल, इंटरस्टिशियल सेल ऑफ टेस्टिस, पैनक्रियाटिक सेल, अग्नाशय की जो कोशिकाएं होती है, एंड एंडोक्राइन ग्लैंड सेल्स, और जो अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हैं उनकी जो कोशिकाएं होती हैं उनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूरी तरह से विकसित होता है। हम सरल शब्दों में ये कहेंगे कि जो भी कोशिका प्रोटीन संश्लेषण अच्छे से कर पा रही है, अधिक मात्रा में कर रही है, इसका मतलब उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उतनी ही अधिक मात्रा में डेवलप होगा। इन मसल सेल, जो मांसपेशियां की जो होती है यानी मसल्स की जो कोशिकाएं हैं, ER इज कॉल्ड SR, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मांसपेशियों में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को SR कहा जाता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें यह नहीं पाई जाती। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसकी संरचना की बात करते हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज चेंजेस अकॉर्डिंग टू मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ सेल। कोशिकाओं की जो उपापचयी क्रियाएं होती है उसके अनुसार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो संरचना है वो बदलती है। यानी जो मेटाबॉलिकली एक्टिव जो सेल्स होती है उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूरी तरह से विकसित अवस्था में पाई जाती है। यंग सेल हैव मोर डेवलप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो यंग कोशिकाएं होती है, यंग कोशिकाएं का मतलब ये हो गया जो अधिक मात्रा में प्रोडक्ट बना रही है, और वो प्रोडक्ट प्रोटीन के बायोसिंथेसिस से भी हो सकता है, तो उनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूरी तरह से वेल डेवलप होगी, विकसित प्रकार की पाई जाएगी। मेड बाय यूनिट मेम्ब्रेन, इनके ऊपर मेम्ब्रेन्स पाई जा रही है, यानी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंडेड स्ट्रक्चर होती है। ऑल स्ट्रक्चर हैव लिक्विड फिल्ड कैविटी दैट इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। जो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, उसके अंदर कुछ लिक्विड भरा रहता है, उसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। ER एसोसिएट विथ मैनी प्लेसेस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्योंकि हम देख रहे हैं जो हमारा न्यूक्लियस है, जो सेल हमारी जो सेल है उसका जो न्यूक्लियस है उसके साथ में अटैच होते हुए, जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके साथ में अटैच होते हुए जो हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो पाई जा रही है। इसका मतलब यह न्यूक्लियस से कई स्थानों पर जुड़ी हुई पाई जाती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर स्ट्रक्चर की बात करें या ये किससे मिलकर बनी हुई होती है, तो यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेड अप ऑफ, यह इसमें 3 स्ट्रक्चर पाई जाती है। फर्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टर्नी, यानी इसमें सिस्टर्नी पाई जा रही है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूब्यूल्स, इनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूब्यूल्स पाई जा रही है। एंड थर्ड एंड लास्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेसिकल्स, और इनमें वेसिकल्स पाई जा रही है। सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स इनमें पाई जा रही है। डायग्राम में ये है सिस्टर्नी, देन ये जो स्ट्रक्चर्स है ये है ट्यूब्यूल और ये वेसिकल्स। समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम समझते हैं सिस्टर्नी के बारे में कि सिस्टर्नी क्या होती है। द ER इज कंपोज ऑफ, ER बनी हुई होती है फ्लैटेड, लॉन्ग, अनब्रांच्ड, इंटरकनेक्टेड, मेम्ब्रेन बाउंड सेक दैट इज कॉल्ड सिस्टर्नी। यानी जो ER है उसमें जो चपटी, लंबी, जो असाकित और आपस में जुड़ी हुई जो संरचना है और जो सेक बना रही है उनको हम कहते हैं सिस्टर्नी। और ये जो सिस्टर्नी होती है यह मेन भाग बना रही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। द न्यूक्लियर एनवेलप इज कनेक्टेड टू शीथ ऑफ द ER। जो ER की जो ये सिस्टर्नी है, सिस्टर्नी का जो पार्ट है, यानी ये एक शीथ के रूप में एंडोप्लाज्मिक जो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर एनवेलप है, उसके साथ में ये जुड़े हुए रहते हैं। जैसे कि यहाँ डायग्राम में भी समझ सकते हैं, ये जो पार्ट है ये हमारा न्यूक्लियस है
और इससे जुड़ी हुई जो ये संरचना है ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके साथ में यह जुड़ी हुई रहती है। थिकनेस की हम बात करें, थिकनेस या हम यूँ कहें डायामीटर, यानी आप ये भी कह सकते हैं डायामीटर या इसका व्यास। सिस्टर्नी का जो डायामीटर होता है वो 40 से 50 नैनोमीटर इसका व्यास होता है, इसकी थिकनेस होती है। अभी सिस्टर्नी के बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि उन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिस्टर्नी अधिक पाई जाती है दैट पार्टिसिपेट इन द प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस एक्टिव सेल्स हैव मोर क्लियर सिस्टर्नी। जो प्रोटीन संश्लेषण में जो भाग ले रही है, जो सेल्स, जो कोशिकाएं भाग लेती हैं, उनमें सिस्टर्नी अच्छे से दिखाई देती है, या हम यूँ कहें कि उनमें पूरी तरह से विकसित अवस्था में ये दिखाई देती है। प्रोटीन सिंथेसिस करने वाली सेल्स जैसे पैनक्रिया सेल्स, लीवर सेल्स, नोटोकॉट सेल्स, ब्रेन सेल्स और एंडोक्राइन जो ग्लैंड सेल्स होती है, और भी कई प्रकार की जो प्रोटीन संश्लेषण करने वाली जो कोशिकाएं हैं उनमें ये पूरी तरह से विकसित अवस्था में पाई जाती है या हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यानी सिस्टर्नी का रोल है प्रोटीन सिंथेसिस से, यानी प्रोटीन सिंथेसिस से संबंधित होना मतलब, चूँकि हम देखेंगे कि सिस्टर्नी के ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं और यह रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेजर भाग बनाएंगे। देखते हैं सेकंड पार्ट, देखते हैं ट्यूब्यूल्स के बारे में। पहली स्ट्रक्चर हो गई सिस्टर्नी, सेकंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्ट्रक्चर है ट्यूब्यूल्स। दीज प्रेजेंट इन डिफरेंट शेप। यह जो ट्यूब्यूल्स होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो ट्यूब्यूल्स है वो अलग अलग आकार की होती है, जैसे कि इर्रेगुलर, अनियमित आकार की, ट्यूबुलर, ट्यूब के समान, ब्रांच्ड, साकित और अनब्रांच और असाकित, यानी ये विभिन्न प्रकार की होती है। डायामीटर यानी इसकी मोटाई या व्यास की बात करें तो इसका 50 से 100 नैनोमीटर डायामीटर होता है ट्यूब्यूल्स का। होलो स्ट्रक्चर, यह एक होलो स्ट्रक्चर होती है एंड कैविटी इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लूमेन, और इसकी जो कैविटी को हम कह देते हैं लूमेन। ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट इन स्टेरॉइड सिंथेसिस। ट्यूब्यूल्स का जो योगदान होता है वो स्टेरॉइड के निर्माण से होता है, या हम यूँ कहें कि वो लिपिड के सिंथेसिस से, लिपिड के मेटाबॉलिज्म से संबंधित होती है ट्यूब्यूल्स। जैसे कि स्टेरॉइड में जैसे हार्मोन, स्टेरॉइड हार्मोन, उनका सिंथेसिस करना होगा, ग्लाइकोसाइडेज का सिंथेसिस करना होगा, या कोलेस्ट्रॉल का जो सिंथेसिस करना होगा, उन सेल्स में ट्यूब्यूल्स की नंबर ज़्यादा पाए जाएंगे, यानी उनमें ट्यूब्यूल्स पूरी तरह से डेवलप होंगे। इसके अलावा जो रेटिनल सेल्स होती है जो विटामिन ए का निर्माण कर रही है, उनमें भी ट्यूब्यूल्स क्लियरली स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यहाँ पर ये आपको अलग अलग आकार की ट्यूब्यूल्स दिखाई दे रही है। ये ब्रांच है, इसमें होलो स्ट्रक्चर होती है, अनियमित आकार की होती है और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पे भी आप ऊपर वाले डायग्राम में भी देख सकते हैं, जो ट्यूब्यूल्स हैं वो दोनों जगह पाई जाती है, यानी वह स्मूथ में भी और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी पाई जा रही है, लेकिन मोस्टली ये पार्टिसिपेट करती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भाग बनाती है। समझते हैं थर्ड पार्ट को, समझते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थर्ड पार्ट जो इसकी स्ट्रक्चर बना रही है, दैट इज वेसिकल्स। वेसिकल्स क्या है? जो भी पदार्थ जो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं, चाहे वो ट्यूब्यूल से बने हों यानी ट्यूबूल वाले भाग से हो, चाहे वो सिस्टर्नी के भाग से हो, उनसे एक बैलून लाइक ओवल स्ट्रक्चर्स, गोलाकार एक संरचना बनती है, उसको हम कह देते हैं वेसिकल्स। और इस वेसिकल्स में क्या होता है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो पदार्थ बना हुआ है उसको कोशिका में प्रोटोप्लाज्म में या मेम्ब्रेन की तरफ प्रवाहित किया जाता है। हम वेसिकल की शेप की बात करें तो यह अंडे के आकार का या गोलाकार संरचना रखता है, इस प्रकार का हमें दिखाई देता है। डायामीटर इसका वेरी करता है क्योंकि छोटी वेसिकल्स भी बन सकती है और बड़ी वेसिकल्स भी बन सकती है। तो 25 से 500 नैनोमीटर इसका डायामीटर होता है, यानी व्यास होता है। इन सम सेल्स, कुछ कोशिकाओं में, दीज आर प्रेजेंट इन सीरीज एंड फॉर्म कैनान्यूकुलस,
यह कुछ कोशिकाओं में एक साथ प्रेजेंट होके, जैसे एक वेसिकल्स अगेन एक वेसिकल्स, ये इस तरह की स्ट्रक्चर बनाकर कैनालिक्यूलिस बना रही है। पैनक्रियाटिक सेल एंड प्रोटीन सिंथेसिस सेल कंटेन मोर वेसिकल्स। पैनक्रियाटिक सेल्स, क्योंकि पैनक्रियाटिक सेल्स कई प्रकार के दोनों मिक्सोक्राइन प्रकार की सेल्स हैं, जिसमें एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन पार्ट हैं, और वह एंजाइम्स बना रही है और हार्मोन्स का भी निर्माण कर रही है। इसके अलावा प्रोटीन का जो संश्लेषण करने वाली कोशिकाएं हैं, उनमें भी जो वेसिकल्स है पूरी तरह से विकसित अवस्था में पाई जाएगी, क्योंकि जो भी प्रोटीन बनता है वो इन वेसिकल्स के द्वारा ही जो साइटोप्लाज्म में या किसी सेल ऑर्गेनेल में भेजना होता है, तो इसी के माध्यम से, इन्हीं वेसिकल्स के माध्यम से जाता है। इन नॉर्मल सेल्स, सामान्य कोशिकाओं में दीन वेसिकल्स प्रेजेंट फार फ्रॉम न्यूक्लियस इन साइटोप्लाज्म। यह है, अगर सामान्य हम बात करें, जनरल स्टेटमेंट की बात करें, चूँकि हमने देखा जो हमारा ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद सबसे आउटर सेल के आउटर में ये मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है, और ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जा रही है, और इन्हीं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोलाकार स्ट्रक्चर बन रही है, और ये गोलाकार स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियस है उससे कहीं दूर जाके बन रही है, यानी ये न्यूक्लियस से दूर है और वो है जो मेम्ब्रेन है उसके नज़दीक या उसके आसपास का इसमें निर्माण होता है। जैसे कि यहाँ पर जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब ये हो गया, ये एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थी, इसके ऊपर राइबोसोम जुड़ा हुआ है, तो इसने क्या किया, प्रोटीन का कोई निर्माण किया, और ये प्रोटीन एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में बंद कर, ये जो अंदर की तरफ ये प्रोटीन भरी हुई है, आपको ये स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रही है इसमें भी प्रोटीन है, और यह बैलून लाइक होकर इससे अलग हो जाती है, और यही वेसिकल है, यही वेसिकल है, और यह पदार्थों को ट्रांसपोर्ट कर रही है। अब हम समझते हैं जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो वास्तव में दो प्रकार की होती है। इसके दो प्रकार होते हैं, दो टाइप्स होते हैं, और इनका जो टाइप्स है वो राइबोसोम्स की उपस्थिति और उनकी अनुपस्थिति, और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी एक्टिविटी के आधार पर इसको दो भागों में बांट रहे हैं। ER is divided into two according to presence or absence of ribosomes and activity। इनकी एक्टिविटी और राइबोसोम की उपस्थिति या उनकी अनुपस्थिति के आधार पर हमने ER को दो भागों में डिवाइड किया। फर्स्ट टाइप है ग्रेन्युलर, ग्रेन्युलर यानी कणीय संरचना, रफ सरफेस्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी ऐसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसकी सरफेस रफ हो, यानी रफ क्यों होगी, क्योंकि उसके ऊपर ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, और ग्रेन्यूल्स वास्तव में क्या है, राइबोसोम्स है। दूसरा जो टाइप है एग्रेन्युलर, यानी उसके ऊपर कोई ग्रेन्युलर नहीं पाए जाते, अकणिकीय संरचना, यानी स्मूथ सरफेस्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी जिसकी सरफेस स्मूथ हो, चिकनी हो, इसको ये SER भी शॉर्ट में कह देते हैं। ऊपर वाले जो रफ है उसको हम कह देते हैं RER। यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं जो हमारा ये न्यूक्लियस है उसके पास में जुड़ी हुई जो भी ये जो ER है इसको हम कह देते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो इससे दूर है उसको हम कह देते हैं SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझते हैं पहले ग्रेन्युलर या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी RER के बारे में। ऑन सरफेस मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेन राइबोसोम्स। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन है उसकी सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं, उसके ऊपर राइबोसोम जो कि एक सेल ऑर्गेनेल ही है वो पाए जाते हैं, इसलिए ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। RER well developed in protein synthesis and transported cells। RER उन कोशिकाओं में अधिक विकसित होगी जो कि प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इस वाली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन है उनके ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं, और राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं,
और वह प्रोटीन सिंथेसिस का निर्माण करते हैं, और जो प्रोटीन बनता है वो एक्चुअली ट्रांसपोर्ट भी होगा। तो जिन कोशिकाओं में प्रोटीन सिंथेसिस और उनका ट्रांसपोर्ट हो रहा है उनमें RER वेल डेवलप होगी। दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूस विथ आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। अब जब डायग्राम में आप ध्यान से देखेंगे तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है वहाँ से यह कंटिन्यूस होती है और वहीं से ये फैली हुई होती है। इन RER कंटेन मोर सिस्टर्नी। RER में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, सिस्टर्नी की जो स्ट्रक्चर थी वो ज़्यादा होती है, अधिक होती है, रादर देन वेसिकल एंड ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स की तुलना में यह जो सिस्टर्नी होती है वो ज़्यादा होगी किसमें? RER में। ऐसा क्यों? क्योंकि वास्तव में सिस्टर्नी के ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं और जिनके ऊपर राइबोसोम्स पाए जा रहे हैं उसको हम कह रहे हैं ग्रेन्युलर या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पॉलीराइबोसोम कंडीशन इज फाउंड इन RER। जो पॉलीराइबोसोम मतलब एक साथ जब बहुत सारे राइबोसोम आपस में पास जुड़ते हैं तब इस कंडीशन को हम कहते हैं पॉलीराइबोसोम्स। पॉली यानी बहुत सारे, राइबोसोम्स मीन्स राइबोसोम्स, यानी जब बहुत सारे राइबोसोम्स एक साथ रहते हैं तो पॉलीराइबोसोम, और यह कंडीशन RER में देखने को मिलती है। राइबोसोम्स आर अटैच्ड विथ मेम्ब्रेन्स ऑफ ER बाय 2 डिफरेंट प्रोटीन्स। अब जो राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन है उस पर जुड़े हुए तो रहते हैं, लेकिन यह जुड़ते किसी प्रोटीन की मदद से होते हैं, और यहाँ पर 2 प्रकार की, अलग अलग प्रकार की प्रोटीन्स पाई जा रही है जिनको हम नाम देते हैं राइबोफोरिन फर्स्ट, ये एक प्रोटीन, और जो सेकंड प्रोटीन है राइबोफोरिन सेकंड। ये 2 प्रोटीन की मदद से जो ये मेम्ब्रेन है इसके ऊपर राइबोसोम इस प्रकार से जुड़ जाते हैं। डायग्राम में भी जो आपको रेड कलर के जो डॉट दिखाई दे रहे हैं ये वास्तव में क्या है? ये राइबोसोम्स है और यह रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है एग्रेन्युलर या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम शॉर्ट में SER कहते हैं। SER मेम्ब्रेन डज नॉट हैव राइबोसोम्स, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की इस वाले स्थान पर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं तो इसकी सरफेस स्मूथ होती है, या इसको हम यूँ कहें कि यह एग्रेन्युलर होती है, या यानी इसके ऊपर कोई ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं, यह स्मूथ सरफेस होती है, इसलिए इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम दिया गया है। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड। यह जो लिपिड के निर्माण की मुख्य स्थान होता है, और इसके अलावा स्टीरॉइड्स जो हार्मोन होते हैं उनका निर्माण भी यहीं पर होता है। यानी सेल में जो स्टीरॉइड का जो निर्माण हो रहा है, वो स्टीरॉइड हार्मोन का जो निर्माण हो रहा है उसमें मदद करता है SER। ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स आर मोर इन नंबर कंपेयर टू सिस्टर्नी। अब यहाँ पर SER में ट्यूब्यूल और वेसिकल का नंबर ज़्यादा होता है अगर सिस्टर्नी की तुलना में। सिस्टर्नी का नंबर RER में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ज़्यादा होता है, क्योंकि सिस्टर्नी के ऊपर वास्तव में राइबोसोम्स पाए जा रहे हैं, और राइबोसोम जिसके ऊपर पाए जा रहे हैं, जिस मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जा रहे हैं उसको तो हम RER कहते हैं, और जिसके ऊपर नहीं पाए जा रहे हैं उसको हम कह रहे हैं SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जहाँ पर SER है वहाँ पर ट्यूब्यूल्स ज़्यादा है, वेसिकल्स ज़्यादा हैं सिस्टर्नी की तुलना में। प्रेजेंट नियर टू प्लाज्मा लीमा, ये बाहर वाली जो मेम्ब्रेन होगी, क्योंकि आप देख रहे हैं न्यूक्लियस के पास में तो RER है और इससे दूर SER है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। इसकी डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पर राइबोसोम आपको दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं पाया जाता है एक्चुअली। इसके फंक्शन, जो SER के फंक्शन डिटॉक्सिफिकेशन, इसके अलावा कैल्शियम स्टोरेज का भी इसका काम होता है। अब समझते हैं हम जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके जो केमिकल कंपोजिशन क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। यानी वास्तव में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे मिलकर बनी हुई है, तो हम
जैसा कि हम कह रहे थे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वास्तव में मेम्ब्रेन है, तो ये मेम्ब्रेन में जो कंपोनेंट पाए जाते हैं वही कंपोनेंट लगभग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जाते हैं। लेकिन चूंकि यह अंदर की तरफ है तो कुछ एंजाइम्स और कुछ लिपिड और प्रोटीन के कंटेंट में थोड़ा माइन्यूट फर्क होता है, वो हम देखते हैं। लिपिड्स इनमें जो पाई जाती है लगभग 30% से 50% इसमें लिपिड पाई जाती है। लिपिड में सबसे पहले फॉस्फोलिपिड जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, जिसमें लेसिथिन और सेफेलिन है। इसके अलावा प्लाज्मालोजन, गैंग्लियोसाइड्स, फॉस्फोटाइडिल इनोसिटोल, न्यूट्रल लिपिड्स, सल्फोलिपिड्स और इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं। यानी लिपिड जो कंटेंट है ये 30 से 50% पाया जाता है। दूसरा जो भाग है वो प्रोटीन है जो 40 से 60%, या हम यूँ कहें कि अधिकांश जो भाग बनाता है वो प्रोटीन के द्वारा बनता है, क्योंकि स्ट्रक्चरल्स एंड फंक्शनल जो काम है ईआर का, वह मेन जो काम हो रहा है वो प्रोटीन के द्वारा हो रहा है। इसमें कुछ एंजाइम्स, इंपॉर्टेंट एंजाइम्स पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ईआर एंजाइम्स जो कि हैं NADH साइटोक्रोम C रिडक्टेज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज, मैग्नीशियम एक्टिवेटेड ATPase, साइटोक्रोम P40, ये आपको ध्यान रखना है, साइटोक्रोम P450 450, ये आपको ध्यान में रखना है कि यह ER में पाया जाता है। साइटोक्रोम C रिडक्टेज, साइटोक्रोम B5 रिडक्टेज एंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज ये पाए जाते हैं। यानी जो वास्तव में ये जो मेम्ब्रेन जो दिखाई दे रही है उसमें ये एंजाइम्स भी पाए जाते हैं और यह लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई संरचना है। अब हम समझते हैं लास्ट इसका पार्ट, यानी इसके कार्यों के बारे में। फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो अंतःप्रद्रवी जो जालिका है उसके क्या कार्य होते हैं। सबसे पहला, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, यह यांत्रिक सहारा प्रदान करती है, क्योंकि सेल में यह चारों तरफ, जब कोशिका को आप ध्यान से देखेंगे तो यह पूरी सेल में फैली हुई पाई जाती है, तो ये इसको सेल को एक मैकेनिकल सपोर्ट मिलता है। एक्सचेंज ऑफ नेसेसरी मटेरियल्स, यह पदार्थों का आदान प्रदान करने का भी काम करती है। यहाँ पर हम एक स्पेशल स्ट्रक्चर को देखते हैं जिसमें दोज ER विच पास थ्रू द प्लाज्मोडेस्टोमेटा आर कॉल्ड डेस्मोटिब्यूल्स। डेस्मोटिब्यूल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पार्टिसिपेट कर रही है, और डेस्मोटिब्यूल्स वास्तव में क्या है, जो प्लाज्मोडेस्टोमेटा ऐसी स्ट्रक्चर है जो दो सेल्स के बीच को, जो दो सेल्स को जोड़ने का काम कर रही है। इन दो सेल्स के जो प्लाज्मोडेस्टोमेटा का जो निर्माण हो रहा है उसमें डेस्मोटिब्यूल्स पार्टिसिपेट कर रही है, और वास्तव में डेस्मोटिब्यूल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट, सेल के अंदर जो कुछ पदार्थ बना है उसको ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं, क्योंकि RER में जैसे कुछ प्रोटीन बना होता है, SER में कुछ लिपिड्स जो बना है उसको वेसिकल्स के थ्रू सेल में ट्रांसपोर्ट करने का काम ER के द्वारा किया जाता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, जिसमें ग्लाइकोजन और फैटी एसिड से संबंधित मेटाबॉलिज्म इसमें होते हैं। सिंथेटिक एक्टिविटीज़ में ये ध्यान में रखना है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रोटीन सिंथेसिस, जिसमें RER पार्टिसिपेट करता है क्योंकि इनके ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। सेकंड है लिपिड, जो लिपिड्स में कोलेस्ट्रॉल एंड स्टेरोल का निर्माण होता है, SER के द्वारा होता है। स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयनों का संग्रह। ग्लाइकोजन सिंथेसिस एंड इट्स स्टोरेज, ग्लाइकोजन का सिंथेसिस भी होता है और इसका स्टोरेज भी होता है, और यह SER में होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ सेल, जो सेल की जो मेम्ब्रेन है उसका जो निर्माण होता है वो अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा ही होता है। यानी जो ये बाहर की जो सेल की मेम्ब्रेन है, अगर ये कहीं से टूट जाती है तो इसको वापस बनाने का काम भी मेम्ब्रेन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसी का ही होता है। डिटॉक्सिफिकेशंस, यह कार्य किया जाता है SER के द्वारा, यानी जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होंगे, जो जहरीले पदार्थ होंगे, उनको डिटॉक्सिफाई करने का जो प्रयास होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में SER के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोबॉडीज़,
जो छोटी छोटी माइक्रोबॉडीज़ जो कि ACR के द्वारा बनाई जाती है, जो माइक्रोबॉडीज जैसे पेरोक्सिसोम, ग्लाइओक्सिसोम एंड स्फेरोसोम्स, ये जो माइक्रोबॉडीज़ है इनका निर्माण किया जाता है ACR के द्वारा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। इसके अलावा जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है उसका निर्माण भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा किया जाता है। ये थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।